नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अव्यय और अविकारी शब्द। क्या होते हैं अव्यय शब्द, किसे कहते हैं अव्यय शब्द, क्या होता है अव्यय शब्द का अर्थ, ये सभी हम यहाँ पर आज जानने वाले हैं। तो देखिए, बिल्कुल अपनी कॉपी निकाल लीजिए और नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ। कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आए तो साथ के साथ पूछेंगे भी। शुरुआत करते हैं हम अव्यय शब्द के अर्थ से। क्या होता है अव्यय शब्द। अव्यय, अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। तो देखिए, अव्यय, अ का अर्थ होता है अ और व्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है अव्यय। अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च। अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च। और इसी तरह से हमने यहाँ पर कहा कि अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। तो इसमें भी आप दो शब्द देख रहे हैं, अ धन विकारी, अधन विकारी। तो देखिए, एक शब्द है अव्यय, एक शब्द है अविकारी। अव्यय का अर्थ है बिना खर्च, अ का अर्थ होता है बिना और व्यय का अर्थ होता है खर्च। तो बिना खर्च, और अ का अर्थ होता है अ का अर्थ होता है बिना और विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। तो देखिए, अव्यय और अविकारी, एक ही शब्द को दो नामों से यहाँ पर बुलाया जा रहा है, अव्यय और अविकारी। अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च। इसी तरह से अ का अर्थ होता है बिना, विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। यानी कि जो व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, जो अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए, हिंदी भाषा में आपके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपने आप को परिवर्तित करते हैं किसी भी वाक्य में प्रयोग होने पर। उस वाक्य में जो प्रयुक्त लिंग है, वचन है, कर्ता है, कारक है, काल है, इन सभी चीजों के आधार पर। यानी कि अगर देखिए, आपका संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है लड़का, ठीक है, संज्ञा शब्द है लड़का, तो इसको, ये क्या है, आपका संज्ञा शब्द है। लेकिन इसको हमने किसी फीमेल के लिए प्रयोग करना है तो हम क्या लिखेंगे, अगर स्त्रीलिंग के लिए इसको हमने प्रयोग करना है तो ये हम लिखेंगे लड़की। ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। तो संज्ञा शब्द भी आपका जो है चेंज हो जाता है। इसी तरह से सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द भी आपके चेंज हो जाते हैं। क्रिया शब्द भी आपके चेंज हो जाते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, सीता खाना खाती है, ठीक है, लिंग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से आपके विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द भी आपके परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और आपके जो यहाँ पर हमने क्या कहा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जो चार हमारे यहाँ पर जो शब्द है हिंदी भाषा के, इन्हें हमने किस में रखा है, अविकारी शब्दों, अविकारी शब्दों में, यानी कि जो चेंज हो जाते हैं। हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं जिनको हमने अलग अलग तरह से डिवाइड किया है, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हमने इन्हें डिवाइड किया है, भागों में बांटा है। तो 8 भागों में हमने सभी शब्दों को बांटा है, जिनमें से 4 को हमने रखा है विकारी शब्दों में और 4 को हमने रखा है अविकारी शब्दों में। तो जो 4 अविकारी शब्द होते हैं वो आपके होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आपका क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो देखिए, जो आपके अविकारी शब्द होते हैं, यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कि आप वाक्य में चाहे स्त्रीलिंग लिखा हो, पुल्लिंग लिखा हो, एक वचन लिखा हो, कर्ता कारक हो, कर्म कारक हो, करण कारक हो, या आप काल, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो, वो शब्द जब परिवर्तित नहीं होता है तो उसे ही अविकारी कहा जाता है या अव्यय शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय को अविकारी कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जो व्यय ना हो, यानी कि जो खर्च ना हो, जो परिवर्तित ना हो, जिसमें विकार ना आए, अविकारी। ठीक है, अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार ना आए, कोई चेंज ना आए, कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्या परिभाषा बनती है, आप देखिए, नोट डाउन कीजिए परिभाषा को। सभी बच्चे इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। ठीक है, अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे और उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। ऐसे पद, पद क्यों कहा है यहाँ पर? क्योंकि कोई भी शब्द जब वाक्य में लिखा जाता है, वाक्य में जब यूज किया जाता है, तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, यानी कि वो उस पर कुछ व्याकरणिक नियम लागू होते हैं और इसी कारण उसको पद कहा जाता है। तो ऐसे पद जो लिंग, वचन, कर्ता, कारक, काल, पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं, के अनुसार नहीं बदलते हैं, यानी कि अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, अपने ही रूप में बने रहते हैं, हमेशा अपने ही रूप में बने रहते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को ही अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बहुत, शीघ्र, जल्दी, शाबाश, वाह, ओह, धीरे, सायं। ठीक है, ये सारे शब्द हैं आपके अविकारी शब्द, अव्यय शब्द, यानी कि ये किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होंगे, ना तो लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना कर्ता के आधार पर, ना कारक के आधार पर, ना काल के आधार पर। अब देखिए, लिंग आपको पता है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन आपको पता है, एक वचन और बहुवचन। कर्ता आपको पता है कि कर्ता कौन है, इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है। कारक भी आपको पता है कि कौन सा यूज किया गया है। उसके बाद काल भी आपको पता है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। तो उनके आधार पर जो परिवर्तित नहीं होते हैं। चलिए, ये तो हमने परिभाषा यहाँ पर लिख ली। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। परिभाषा आप सभी ने नोट डाउन कर ली होगी। अब हम आते हैं अव्यय के भेदों पर। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हिंदी भाषा में शब्दों को व्याकरणिक विवेचन के आधार पर 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में से 4 भाग आपके ऐसे हैं जो कि विकारी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द है, यानी कि जो अपने आप को चेंज कर देते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। वो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यानी कि लगभग हम चारों चीजें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। संज्ञा भी हमने पढ़ी है, सर्वनाम भी पढ़े हैं, विशेषण भी पढ़े हैं और क्रिया भी पढ़ी है। फिर भी इन चारों टॉपिक्स में अगर कोई डाउट होता है तो जरूर क्लियर करें, जरूर पूछ ले, समझ ले। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अविकारी। 4 शब्द हो गए विकारी के अंतर्गत और 4 हो गए अविकारी के अंतर्गत। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा, इसको मैं आपके लिख देती हूं। विकारी, विकारी शब्द होते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये है आपके विकारी शब्द।
और ये है आपके अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द। तो अव्यय या अविकारी शब्दों के भेद कितने टाइप के होते हैं? तो 8 भागों में बांटा है, 4 को रखा है विकारी में, 4 को रखा है अविकारी में। देखिए, अविकारी क्रिया विशेषण, दूसरा भेद संबंध बोधक, तीसरा भेद समुच्चय बोधक, चौथा भेद विस्मयादि बोधक, और एक और भेद यहां पर जोड़ दिया गया है, नंबर 5 निपात। इन सभी को हम आज यहां पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि अव्यय शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं। विकारी शब्द हमें यहां पर क्लियर है, विकारी शब्दों को हम पढ़ चुके हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी किसी में कोई डाउट आपको लगता है, तो जरूर क्लियर करें, जरूर पूछ लें। चलिए, तो ये हम शुरू करते हैं। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं, अव्यय के 5 भेद होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय के 5 भेदों में सबसे पहला भेद हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब कुछ लिखा होने से पहले हम यहाँ पर इन 2 शब्दों को क्लियर करेंगे, इन 2 शब्दों को क्लियर करेंगे, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण। तो क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ आपको पता है, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। यानी कि जब भी जहां पर हमें जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है, तो वो क्या है? क्रिया है। और दूसरा शब्द है इसमें विशेषण। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे काम की बात की जा रही है, यानी कि जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, यानी कि काम की बात की जा रही है, तो किसी क्रिया की विशेषता बताने को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हम देखिए अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं, तो अभी हम केवल यहाँ पर अव्यय क्रिया विशेषण नहीं कहेंगे, हम पूरा यहाँ पर एक तरह से डिफाइन करेंगे, पूरी चीजें क्लियर करेंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों, फिर से पदों शब्द का प्रयोग किया है, पद, क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है, कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध रहा है, इसीलिए हमने उसे पद कहा है, वाले पदों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 वाक्य लिखे, नोट डाउन भी करते रहेंगे, फिर भी कोई कहीं पर डाउट हो तो जरूर क्लियर करेंगे। क्रिया विशेषण के हमने यहाँ पर 2 जो आपके एग्जाम्पल है वो दिए हैं। किरण मधुर गाती है, किरण मधुर गाती है। अगर मैं कहूं किरण गाती है, तो ये क्या है? केवल और केवल क्रिया है। किरण गाती है क्रिया है केवल, लेकिन किरण मधुर गाती है, किरण मधुर गाती है, तो यहां पर जो मधुर शब्द है ये क्या कर रहा है? गाने की विशेषता को बता रहा है कि वो बहुत मीठा गाती है, वो बहुत मधुर गाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला वाक्य दिया है, धीरे बोल कोई सुन लेगा। धीरे बोल, बोल क्या है? क्रिया है। चल, बोल, सुन, खा, जा, ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो ये आप क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। धीरे बोल कोई सुन लेगा, धीरे बोल कोई सुन लेगा, तो धीरे बोल आपका क्रिया है, उसकी विशेषता बताई जा रही कि थोड़ा सा धीरे बोलो। तो धीरे शब्द, यानी कि यहाँ पर मधुर और धीरे, ये जो 2 शब्द हैं, ये आपके क्रिया विशेषण हैं। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। और इनके लिंग, वचन, काल, पुरुष बदलने पर इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। किरण मधुर गाती है, किरण मधुर गाती है। अगर मैं यहीं पर लिखूं सोहन मधुर गाता है, सोहन मधुर गाता है,
कोई भी चेंज नहीं आया वहां पर, क्योंकि जो मधुर शब्द है, मीठा जो शब्द है, यहां पर हमने कहा सोहन मीठा गाता है या किरण मीठा गाती है। तो देखिए मीठा शब्द में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं आया है, कोई भी चेंज नहीं आया है कि हमने वाक्य में कर्ता का लिंग बदल दिया या वचन अगर हम चेंज कर देते हैं या काल अगर चेंज कर देते हैं, अगर हम पुरुष चेंज कर देते हैं या फिर हम कारक चेंज कर देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि अब यहाँ पर इसका भी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिखा है, साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हमने ऊपर दिया था किरण मधुर गाती है, तो बिल्कुल नीचे हमने लिखा है किरण मधुर गाती है, और किरण है आपकी स्त्रीलिंग। किरण क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन उसी को हमने चेंज किया, हमने कहा सुनील मधुर गाता है, सुनील मधुर गाता है, और सुनील क्या है? पुल्लिंग है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा क्रिया विशेषण शब्द है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो इसीलिए कहा गया है कि क्रिया विशेषण जो है वो आपका अव्यय शब्द है। क्या शब्द है? अव्यय शब्द है। क्रिया विशेषण हमेशा एक अव्यय शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है जो अपने रूप को क्रिया में वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के वचन, लिंग, पुरुष, काल के आधार पर चेंज नहीं करता है। तो ये क्लियर हुआ क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण सबको क्लियर हो गया। अब देखिए क्रिया विशेषण तो हमने कह दिया, लेकिन क्रिया विशेषण जैसे हमने कहा कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बता रहा है, लेकिन कैसे कैसे क्रिया हो रही है हर तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो इसी के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। इसी के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। अब ये कौन कौन से 4 भेद हैं? 4 भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय। तो हमने कहा कालवाचक, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, ठीक है। वाचक का अर्थ है बताने वाला। तो समय बताने वाला क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया के होने के समय को बताने वाला। ये क्या कर रहा है? क्रिया के होने के समय को बता रहा है, यानी कि समय के आधार पर उसकी विशेषता बता रहा है कि क्रिया कब हुई थी, ठीक है। इसीलिए इसको कहा है कालवाचक। अगला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान आप सभी को पता है, वाचक का अर्थ है बताने वाला, क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया के होने के स्थान को बताने वाला, ठीक है। क्रिया के होने के स्थान को बताने वाला क्रिया विशेषण जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला आपका है परिमाणवाचक। तो लास्ट सेशन में मैंने परिमाण का आपको कुछ अर्थ यहाँ पर बताया था। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, और वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। तो क्रिया के होने की मात्रा, कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कितनी हो रही है क्रिया, तो इसीलिए उसको कहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो लेकिन क्योंकि ये सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द हम पढ़ रहे हैं अव्यय शब्द। क्या शब्द पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, इसको ध्यान में रखकर पढ़िएगा। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है विधि या तरीका, रीति का अर्थ होता है विधि, कार्य करने की विधि। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अर्थात कार्य को करने की विधि बता रहा है, कार्य को करने का तरीका बता रहा है। इसीलिए इसको क्रिया विशेषण तो है ही, अव्यय शब्द भी है ही, लेकिन किस तरह का है?
कि क्रिया को होने की विधि आपको यहाँ पर बता रहा है। तो देखिए, क्रिया विशेषण के 4 भेद हमने यहाँ पर बताए हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 तरह से हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण पढ़ लिए हैं। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। कालवाचक क्या होता है, स्थानवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, इस तरह से। और अब तक आपने ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर ली होंगी, अपनी कॉपी में भी लिख ली होंगी। तो देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण सबसे पहला क्रिया विशेषण है। और क्योंकि यहाँ पर हम अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं, तो चलिए बिल्कुल नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से हेडिंग डालेंगे, क्रिया विशेषण जो पहला भेद है उसका क। जो पहला भेद है क्रिया विशेषण उसका क। अब उसके आगे से लिखेंगे, क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले अव्यय पद। क्रिया के होने का समय बोध कराने वाले अव्यय पद कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल देखिए, सौरभ दिन भर पढ़ता रहता है। सौरभ दिन भर पढ़ता रहता है। अब देखिए, दिन भर। तुम अब बैठ जाओ। तुम अब बैठ जाओ। तुम अब बैठ जाओ। तो देखिए, दिन भर और अब, दिन भर और अब, ये 2 शब्द यहाँ पर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो समय बताते हैं। तो 2 शब्द हमने यहाँ पर लिख दिए एग्जाम्पल के लिए। सौरभ दिन भर पढ़ता रहता है। अब तुम अब बैठ जाओ। तुम अब बैठ जाओ। तो ये इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपको क्या बताते हैं? क्रिया के होने का समय बताते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण में होने वाले शब्द निम्न हैं। जैसे सबसे पहले अवधि, यानी कि टाइम बताने वाले, दिन भर, रात दिन, सदा आदि। ठीक है। अब काल बताने वाले, समय बताने वाले, आज, अभी, जब, तब आदि। दूसरा, बारंबार करने होने वाले शब्द जो बार बार होते हैं, ठीक है, वो है प्रतिदिन, रोज, नृत्य। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। कालवाचक, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, जिसमें आपका प्रतिदिन शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। तो इसमें देखिए 3 टाइप से होता है। एक आपको अवधि बताता है, एक आपको काल बताता है, एक आपको क्रिया के होने का जो देखिए समय के बारे में बताएगा। तो जैसे दिन भर, रात दिन, सदा, या काल बताएगा आज, अभी, जब, तब, या आपको बताएगा कि बार बार हो रही है, बारंबार हो रही है, या रोज हो रही है। तो प्रतिदिन, रोज, नित्य आदि। तो ये है आपके कालवाचक क्रिया विशेषण। और 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं और कुछ और शब्द हमने यहाँ पर आपको क्लियर करवाए हैं। तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले अव्यय पदों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सौरभ दिन भर पढ़ता रहता है, तुम अब बैठ जाओ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और साथ ही यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी है और शब्द भी हैं जो आपके लिए लिखे गए हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा सरल है और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो जरूर क्लियर करें और नोट डाउन साथ के साथ करें। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, अब देखिए वो क्या कर रहा था? क्रिया के होने के समय का बोध करा रहा था। अब यहाँ पर स्थान यानी कि क्रिया के होने के स्थान और दशा का बोध कराने वाले अव्यय पद, क्रिया के होने का स्थान और दशा का बोध कराने वाले
अव्यय पद स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया के होने की दिशा को बताते हैं, स्थान को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सूर्य अंदर पड़ रहा है, सूर्य अंदर पड़ रहा है, और हमने कहा अव्यय पद भी है ये साथ में, ये अव्यय पद भी है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य अंदर पड़ रहा है। अब देखिए, अगर मैं सूर्य की जगह यहाँ पर किरण लिख दूं, सीमा लिख दूं या बच्चे लिख दूं तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इसमें। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर बच्चे, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या सीमा अंदर पढ़ रही है, सीमा अंदर पढ़ रही है, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, सीमा अंदर पढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा सूर्या शब्द का यूज किया है। सूर्या शब्द है पुल्लिंग, ठीक है, उसी को और पुल्लिंग है और एक वचन भी है, इसी को मैंने यहाँ पर स्त्रीलिंग और बहुवचन में चेंज किया, तो फिर भी आपका जो अव्यय शब्द है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। सूर्या अंदर पढ़ रहा है तो बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, सीमा अंदर पढ़ रही है, ठीक है। तो क्रिया के होने के स्थान और दशा का बोध कराने वाले अव्यय पदों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है प्रभा ऊपर नाच रही है, प्रभा ऊपर नाच रही है, तो इसकी जगह हम लिख दे बच्चे ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं। बहुवचन अगर हम इसे कर दे तो भी ये अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा। तो देखिए इसके लिए भी हम कुछ और शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सबसे पहले परिभाषा और ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर, उसके बाद कि आप क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्थिति की बात कर रहे हैं तो स्थिति है कि वो चीज दूर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, ठीक है। अगर आप दिशा की बात वहां पर कर रहे हैं तो दिशा शब्द में आ जाएगा आपका इधर, उधर, दाहिने, बाएं, ठीक है, ये आपका आ जाएगा दिशा में। तो क्लियर हुआ आपको? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होने वाले कुछ और शब्द भी हमने यहाँ पर दिए हैं, बाकी परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर दे दिए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब नोट डाउन भी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि जब भी आपसे फिर पूछा जाता है तो आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग ने पढ़ा ही नहीं है, कभी ऐसे आपने सुना ही नहीं है कि क्या होता है आपका अव्यय शब्द, या क्या होते हैं अविकारी शब्द, या क्या होता है क्रिया विशेषण शब्द। तो आप बिल्कुल नोट डाउन नहीं करते, ना ही घर पर रिवाइज करते हैं, इसी कारण ये सारी चीजें होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानवाचक के बाद जो नेक्स्ट हमारा है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ फिर से एक बार यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले, क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले अव्यय पद, अव्यय पद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले अव्यय पद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खाना अधिक नहीं खाना चाहिए, खाना अधिक नहीं खाना चाहिए, अधिक, अधिक नहीं खाना चाहिए। गीता कितना खाएगी, गीता कितना खाएगी। तो यहाँ पर देखिए अधिक और कितना, हमने कहा क्रिया की होने की मात्रा का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा खाना अधिक नहीं खाना चाहिए, अधिक जो है वो आपका क्रिया विशेषण शब्द है, और गीता कितना खाएगी
ये जो कितना शब्द है ये भी आपका क्रिया विशेषण शब्द है। तो इस तरह से हमने परिमाणवाचक को भी यहाँ पर क्लियर कर लिया। इसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ मैंने आपको बताया था, रीति का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? विधि, तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार यहाँ पर रीति का अर्थ आपको बता देती हूँ। विधि, क्रिया के होने की विधि या तरीका। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि क्रिया के होने की विधि या रीति बताने वाले अव्यय पदों को कि किस तरह से क्रिया हो रही है, क्रिया के होने की रीति बताने वाले अव्यय पदों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुरेंद्र सहसा आ गया, सुरेंद्र सहसा आ गया और उसने कुछ अनुचित नहीं कहा, उसने कुछ अनुचित नहीं कहा। तो यहाँ पर जो अनुचित, उसने कुछ अनुचित नहीं कहा। ठीक है, तो ये क्या है? रीति है क्रिया की। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, या गाड़ी तेज चलती है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, गाड़ी तेज चलती है। तो अब आप यहां पर देखिए सहसा, अनुचित, धीरे धीरे और तेज, ये जो आपके शब्द है ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यानी कि ये क्रिया के होने की विधि को बता रहे हैं, क्रिया के होने के तरीके को बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है। तो ये क्या है? सारे क्रिया विशेषण है, लेकिन क्या है? अव्यय पद है, अव्यय शब्द है। यानी कि अब आप जब आपको आप अभी 6th क्लास में है, जब 7th में जाएंगे आपका एक और टॉपिक आता है पद परिचय। तो जब देखिए ये शब्द इस तरह से किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये सारे पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए इन पदों का परिचय देना यानी कि अब यहाँ पर मैं कहूँ कि सुरेंद्र शब्द का परिचय दीजिए, तो सबसे पहले आप देंगे सुरेंद्र शब्द है संज्ञा शब्द, उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्पेशल नाम दिया गया है सुरेंद्र, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। इस तरह से आप उसका परिचय देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो पद प्रयोग किए हैं, अव्यय पद, वो कुछ इस तरह से है और ये अपने आप को चेंज नहीं करते, इसीलिए इन्हें अव्यय या अविकारी कहा है। तो आज हमने यहाँ पर अव्यय शब्दों का अविकारी शब्दों की परिभाषा यहाँ पर पढ़ी, किसे कहते हैं जाना, और साथ ही इनके भेदों के बारे में भी जाना कि 5 भेद होते हैं। और इनका जो पहला भेद है आज हमने क्लियर कर लिया है, वो भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। क्रिया विशेषण की परिभाषा भी पढ़ ली, क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए और क्रिया विशेषण के भी चारों भेदों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। काफी कुछ है जिसे आज आप घर पर जाकर रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।